हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूनिट 9 कर रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले का जो मैंने टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ आपको पार्ट का, और हम लोग पढ़ चुके हैं CPM, इस तरीके के टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो शॉर्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, और एक टेलरवाद उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज का है जो टॉपिक है स्वाट, यानी कि SWOT। स्वाट में क्या होता है? अब यहाँ पे अगर हम एक एक अल्फ़ाबेट को लेते हैं, एस फॉर क्या होता है, या एस से स्ट्रेंथ देखी जाएगी, यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं या शक्तियां हैं, यानी कि सकारात्मक पक्ष जो भी है किसी संस्था का। यहाँ पे शैक्षिक संस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो शिक्षा का है, तो शैक्षिक संस्था पढ़ेंगे तो उसके हम लोग अगर उसमें हम स्वाट को देखेंगे तो उसमें एस से हम देखेंगे कि उस संस्था की विशेषताएं क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, सकारात्मक पक्ष उसके क्या क्या हैं। ठीक है, फिर डब्ल्यू से हम देखेंगे उसकी वीकनेस क्या है, उसमें उस संस्था में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। फिर हम ओ से देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से अवसर हैं, आगे बढ़ने की संभावनाएं क्या हैं। फिर टी से हम देखेंगे थ्रेट कौन सी, खतरा कौन सी, चुनौतियां उस संस्था के सामने कौन सी हैं। ठीक है, कौन सी संस्था के सामने चुनौती आ रही, ये सब हम देखेंगे। तो अगर हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो ये सारी इसकी अगर एक तरीके से डिफिनेशन हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि जो स्वाट है वो एनालिसिस है, एक तरीके विश्लेषण है, इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव एनालिटिकल टूल्स है, टूल्स टू इवेल्युएट आ सिचुएशन। जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, उसको एक तरीके का विश्लेषण करने वाला ये टूल है। ठीक है, ये टूल है। द स्वाट एनालिसिस इज द वन ऑफ द इफेक्टिव एनालिटिकल टूल टू इवेल्युएट आ सिचुएशन। तो स्वाट किसी संस्थान के गुणात्मक विश्लेषण, यानी कि इसका गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। तो एक टूल या एक तरीका है। इसमें होता क्या है, इसमें किसी संस्थान, जैसे कि मैंने आपको बताया शिक्षा संस्थान है, हमारा शिक्षा है, शिक्षा संस्था के रूप में काम कर रही है। तो किसी संस्थान के सभी सदस्य मिलकर, जो भी सदस्य हैं वो सदस्य मिलकर सामूहिक निर्णय से संस्थान के स्वाट की पहचान करते हैं। यानी क्या पहचान करते हैं, उसकी कमजोरियों की पहचान करते हैं, उसकी शक्तियों की पहचान करते हैं, और कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनका पहचान करते हैं। साथ में क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उसकी भी पहचान करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो स्वाट का विश्लेषण है, जो ये विश्लेषण है, इसके 2 फैक्टर्स पर इसमें काम किया गया है। कौन से? एक तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, किसी भी संस्था का विश्लेषण मूल्यांकन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो आंतरिक रूप से उसका हम करेंगे विश्लेषण। ठीक है, जो भी मूल्यांकन या जो भी उसका हम एक तरीके से उसको देख रहे हैं तो आंतरिक रूप से देखेंगे और बाह्य रूप से देखेंगे। तो आपने देखा कि स्वाट में 4 अल्फ़ाबेट हैं, SWOT। ठीक है, तो अब जो S है हमारा, S और आपका W, जो S और W है ये आंतरिक फैक्टर है, यानी जो शक्तियां हैं और जो कमजोरियां हैं ये आंतरिक फैक्टर है। अब आप कहेंगे कैसे? तो स्ट्रेंथ, जो इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यानी कि शक्तियां देख रहे हैं, संस्थान की जो शक्तियां क्या क्या हैं और उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आंतरिक फैक्टर है ये। और इसमें हम एस को देखते हैं। एस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ देखी जाएगी, यानी कि संस्थान की क्या क्या शक्तियां हैं और उन्हें और कैसे इन्हांस किया जाता है, कैसे स्ट्रॉन्ग और किया जा सकता है, इसके लिए काम होता है। तो इंटरनल फैक्टर जो है सच एज द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एज ए कंपेयर टू द कंपिटिटर्स, जो भी उसमें काम करते हैं, जो भी लोग, जैसे अब वहाँ पे शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो उसमें टीचर्स हैं और भी एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत से लोग उसमें काम करते हैं शिक्षण संस्थान में। तो वहाँ पे उनका जो भी उनकी शक्तियाँ या जो भी उनकी स्किल है या उसको स्ट्रॉन्ग और किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि इंटरनल फैक्टर सच एज द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं एज़ कंपेयर टू द कंपिटिटर्स, तो उसमें किस तरीके से उनको इन्हांस किया जाए, किस तरीके से एक कहा जाता है कि जो हेल्दी
कंपिटिटर या प्रतिस्पर्धा हो उसमें, और वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएँ अपनी उस चीज़ को, तो ये यहाँ पे देखी जाती है। तो संस्थान की जो शक्तियाँ हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को, उनकी स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे और ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस तरीके के काम यहाँ पे होते हैं। अब वीकनेस को देख लेते हैं। अब वीकनेस भी उन्हीं लोगों पे लागू होगी, उन्हीं की शक्तियाँ देखी जा रही तो उन्हीं की वीकनेस देखी जा रही है। संस्थान की कमियाँ क्या हैं, ठीक है, जिन पर ध्यान दिया जा सके तथा सुधार किया जा सके। अब हमने यहाँ पे एस और डब्ल्यू देखा है। तो एस डब्ल्यू जो है यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसमें आंतरिक फैक्टर जो है, आंतरिक मूल्यांकन है। ये आंतरिक यानी कि ये शिक्षक और कार्यालय कर्मचारी, जो भी शिक्षक, मैंने आपको अभी बताया है, जो शिक्षक हैं, कार्यालय कर्मचारी हैं, अन्य स्टाफ है, सदस्य हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, ठीक है, स्टाफ आदि सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है तथा उनमें प्राप्त जो सूचनाओं व तथ्यों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बाह्य मूल्यांकन इसका क्या है। बाह्य मूल्यांकन यानी कि जो इसका एक्सटर्नल जो इसका फैक्टर है वो है OT। SW हम पढ़ चुके हैं, हम OT के बारे में जानेंगे। तो OT का मतलब क्या है। अब O जो है, O का मतलब है कि संस्थान के पास अपनी शक्तियों को उपयोग करने तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या संभावना, अपॉर्चुनिटी इसमें देखी जाएंगी। O फॉर अपॉर्चुनिटी यानी कि जो अवसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थान के पास अपनी शक्तियों को उपयोग करने तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं व अवसर है जिनका उपयोग किया जा सकता है और उन्हें संस्थान की शक्तियों में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। और टी का देखें, टी का है कि जो संस्थान के सामने मुख्य चुनौतियां जो आती हैं, जो खतरे आते हैं, उनको जिन पे कि तुरंत ध्यान देकर उन चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा उनसे संस्थान में होने वाली हानि को बचाया जा सके। तो ये चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो भी संस्थान खुला है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। एक तो थ्रेट आते हैं और बहुत सी चुनौतियां आती हैं, बहुत से अवसर भी आते हैं कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तरीके से या इकोनॉमिक तरीके से और एक सोशल तरीके से, टेक्नोलॉजी को देखें तो इस तरीके से, मतलब इन तरीक़ों से संस्थान के सामने अवसर भी आते हैं। किस तरीके से अवसरों को देखा जाए, उनको शक्तियों में बदला जाए, और दूसरा ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं संस्थान को, और किस तरीके से चुनौतियाँ, ये सब भी किस तरीके से इन सब की जो चुनौतियाँ हैं उससे संस्थान सामना कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये इसमें देखा जाएगा। अगर इस पार्ट में देखें, OT में हम देखते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोसाइटी से जो आती हैं, टेक्निकल, ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये हम तो उसके पास अपनी जो संस्थान है उसके सामने क्या क्या पॉलिटिकल रूप से चुनौतियां आ रही हैं, थ्रेट आ रहे हैं, और अवसर क्या क्या उसको मिल रहे हैं। एक अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो क्या क्या उसके सामने चुनौतियां आ रही हैं, और अगर टेक्निकल देखा जाए, उसके टेक्निकल मतलब उस संस्थान को कितना डेवलप करना है, तकनीकी से जो भी टेक्निकल स्किल है उसको कितना डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपके बाह्य मूल्यांकन में आ जाती हैं, O और T, यानी कि अवसर जो हैं, उसके अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, और दूसरा आपका जो थ्रेट है, जो भी खतरा है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि संस्थान के पास अपनी शक्तियों का उपयोग करने तथा कमियों को दूर करने के लिए संभावनाएं क्या क्या हैं, अवसर आगे बढ़ने के क्या क्या हैं, उनका उपयोग वो करें और किस तरीके से अपनी संस्थान को मजबूती प्रदान करें। अब टी में आपने देख ही लिया है कि चुनौतियां जो आ रही हैं बहुत से। अब कोई भी संस्थान खड़ा होता है, कोई भी संस्थान का प्रशासन या मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, चुनौतियां आती हैं, बहुत से खतरे आते हैं। तो उनकी किस तरीके से सामना किया जा सके ताकि संस्थान को हानि से बचाया जा सके। तो आई होप बच्चों आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी, SWOT विश्लेषण, ठीक है। अगर ना आए तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, फिर दोबारा से इसको समझा दिया जाएगा। चलिए आगे जो है वो है शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। अब शैक्षिक प्रशासन क्या है। शैक्षिक प्रशासन एक शैक्षिक संस्था को कार्यान्वित करने के लिए, यानी कि उसको आगे प्रोसेस में लाने के लिए एक सहायता देता है।
वर्तमान समय में शैक्षिक प्रशासन का कार्य केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा संबंधी योजना बनाना भी है कि कैसे वो संस्थान कार्य करेगा, उसको पॉलिसी बनाना है, नियम बनाना है, ये सब चीज़ें भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा प्रशासन का कार्य केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा संबंधी योजना बनाना है। संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से भी इसका गहरा संबंध है। अब देखिए, अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है और जो मैनेजमेंट है, ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कि हम लोग को देखना होता है कि बहुत बारीकी से देखना होता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट में और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये कभी कभी हम लोगों को बहुत मतलब कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हम अगर बारीकी से इनको जानेंगे कि अंतर इन दोनों में क्या है, तो हम उसको वहाँ से अच्छी तरह से वो आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दोनों लगभग एक है, लेकिन इनमें अंतर क्या है वो देख लीजिए कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल जो प्रशासन है उसमें क्या अंतर है। अब देखिए, जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, ये कला है। मैनेजमेंट जो है, कहते हैं आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अभी कोई देखिए, कोई आप किसी पार्टी में जाएं या किसी इवेंट में जाएंगे, तो आप वहाँ की व्यवस्था देखिए बहुत प्रसन्न हो जाते, कहते हैं यार उनका जो मैनेजमेंट है ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूरा मैनेज किया हुआ था, पूरी हर चीज़। तो ये जो मैनेजमेंट है ये कला है, ठीक है। दूसरों को, इसमें क्या होता है, दूसरों को निर्देश द्वारा काम करवाने और गोल जो भी हैं, जो भी संस्थान हो चाहे वो इवेंट हो, उसके जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए इसमें काम किया जाता है। यदि हम प्रशासन को देखें तो जो प्रशासन है वो जो नियम हैं, उद्देश्य हैं और योजना पॉलिसीज उनको बनाने के लिए संबंधित है। ये सारे जो जितने नियम हैं, आपकी योजनाएं हैं, उद्देश्य हैं, ये बनाता कौन है, ये प्रशासन बनाता है। और उसको जो इम्प्लीमेंट का कार्य है वो आपका मैनेजमेंट करता है, क्योंकि वही उसी को बताया गया है कि मैनेजमेंट एक कला है, ठीक है। अब आगे चलते इसका सेकंड पॉइंट देखिए कि मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट से संबंधित, अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंट से संबंधित है, जबकि डिसीजन मेकिंग से आपका जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इससे संबंधित है। इसमें डिसीजन लिया जाता है, इसमें आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब जो मैनेजमेंट है, तीसरा पॉइंट में देखिए, मैनेजमेंट जो है आपका डूइंग से संबंधित है, जैसे कि इम्प्लीमेंट हो गया, डूइंग हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन इज थिंकिंग फंक्शन, यहाँ पे सोचने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि इनको नियम बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, सबसे सलाह लेंगे, सब पे सलाह लेंगे, एक मीटिंग बैठाएंगे, तो यहाँ पे सोचने का जो काम है वो थिंकिंग फंक्शन यहाँ पे होता है। बिकॉज प्लान एंड पॉलिसीज आर द डिटरमाइंड अंडर इट, क्योंकि जो प्लान बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, इसके अंडर में बनती हैं, निश्चित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो थिंकिंग फंक्शन यहाँ पे होता है और डूइंग फंक्शन मैनेजमेंट में होता है। अब 4 पॉइंट देखें, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल। यहाँ पे जो मैनेजमेंट में देखिए टेक्निकल की ज़रूरत है और ह्यूमन स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि मैनेज करना है, सब कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। और इसमें अगर हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल, इसमें भी ह्यूमन स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन की तो ज़रूरत पड़ेगी, उनकी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कितनी उनकी क्षमता है, कितना वो उनके पास ज्ञान है, उसमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किस कॉन्सेप्ट पे, कौन सी चीज़ पे, कौन से उद्देश्य पे, कौन से गोल पे ये नियम बनाए जाए। तो कॉन्सेप्चुअल्स ये है और ह्यूमन स्किल की इसमें ज़रूरत है। अब जो 5वां पॉइंट है आपका कि मिडिल एंड लोअर लेवल फंक्शन, इसमें जो आपका मैनेजमेंट है, इसमें मिडिल और जो लोअर है, सबसे नीचे वाला, उस लेवल का फंक्शन होता है। और जो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन है, ये टॉप लेवल का काम होता है। सबसे पहले देखिए, नियम बनते हैं, गोल डिसाइड होते हैं, उद्देश्य बनते हैं, प्लान बनता है, उसके बाद ही उसका इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो टॉप लेवल का फंक्शन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे का है टेलरवाद। अब ये टेलरवाद क्या होता है, देखिए ये भी एक मैनेजमेंट की ही एक प्रक्रिया है। एक मैनेजमेंट को किस तरीके से अच्छी तरह से किया जाए, किस तरीके से जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो कि वहाँ पे मजदूर हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए, उसके विषय में टेलरवाद क्या है उसको हम पढ़ते हैं।
इन 1911 में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर पब्लिश्ड हिज मोनोग्राफ। उन्होंने एक मोनोग्राफ अपना पब्लिश किया था, उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक मैनेजमेंट, प्रबंधन। ये उसकी उनकी इसको ही टेलरवाद कहते हैं। टेलरवाद के नाम से अगर देखा जाए तो ये जो टर्म थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इन्होंने ही दिया है। टेलरवाद के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा किस तरह जो लेबर है, जो अब ये जो चीज़ें हुई थी, अब हम शिक्षा में इसको लागू कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान में लागू कर रहे हैं, और ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, इनको उद्योगों में, मिलिट्री में, वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता था। कौन सी चीज़ को? ये टेलरवाद को, इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट को उद्योगों में यूज़ किया जाता था, और आपका मिलिट्री और बहुत सारे स्पोर्ट, ये सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इनको शिक्षा में यूज़ किया जाए तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो टेलरवाद के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा किस तरह लेबर, जो मजदूर वहाँ पे काम करते थे, इनको हम अपने अगर स्कूल में देखें तो जो टीचर्स हैं, कर्मचारी, उनसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो लेबर जो प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाया किस प्रकार से जाए, उस पर इनका काम हुआ था, उससे संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंधन। अब जो टेलरवाद की बात करें तो टेलर्स मेथड फॉर द इम्प्रूविंग द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी किस प्रकार की प्रोडक्टिविटी को, उनकी कार्यक्षमता को, उनकी उसको बढ़ाया जाए, कैन स्टिल बी सीन टूडे एट द कंपनीज इन द मॉडर्न मिलिट्रीज एंड इवन इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट। यानी कि अगर हम इनको देखें तो जो कंपनी होती हैं, अगर वैसे देखा जाए कंपनी हैं और मॉडर्न जो मिलिट्रीज हैं, और इवन इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोफेशनल जो आपके स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी इनको लागू किया जाता है इस मैनेजमेंट को। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो द नोन एज ए टेलरिज्म इज ए मैनेजमेंट। इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म भी बोलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम एक तरह से क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नॉन एज द टेलरिज्म इज अ मैनेजमेंट थ्योरी और फर्स्ट एडवोकेटेड बाय द फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। इट was scientific method to analyze the most efficient and production process in the order to increase productivity। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नॉन, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो द नोन एज द टेलरिज्म। इसको हम एक तरीके से टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जहाँ पे भी लिखा हो, आप आँख बंद करके टेलरिज्म से उसको मैच कर देना। इट इज़ अ मैनेजमेंट थ्योरी फर्स्ट एडवोकेटेड बाय द फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ये सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है, ये जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के नाम ने दी है। इट वॉज द साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस इन द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए, उस पर कार्य किया गया है। ठीक है। इसमें अब इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? इसके 4 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल देखिए, असाइन वर्कर जॉब बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड्स, यानी कि जो भी उनका अभिक्षमता जो भी है, ये अभिक्षमता का देखिए नेट के एग्ज़ाम में भी आप लोगों के आते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है। अगर फर्स्ट पेपर देखें तो इसमें देखिए टीचर एप्टीट्यूड का टेस्ट हो रहा है, अभिक्षमता का टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? वर्कर्स को जो काम असाइन किया जाता है, जो जॉब असाइन किया जाता है, बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड, जो भी उनकी क्षमता है, जो कि उनकी कैपेबिलिटी है, किस चीज़ में उनकी रुचि है, उसको देख के उनको जॉब दी जाती है, और बाद में उसके बाद उसको उस स्किल को और डेवलप किया जाता है। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है। दूसरा है कि सेलेक्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि रादर देन द अलाउइंग ईच इंडिविजुअल वर्क द फ्रीडम टू यूज देयर ओन रूल ऑफ थंब मेथड टू कंप्लीट अ टास्क। You should instead use the scientific method to determine the best way to do the job। यहाँ पे हर जो इंडिविजुअल है उसको
देखा जाता है कि किस तरीके से एक बेस्ट वे उसको दिया जाए, ये बेस्ट वे दिया जाए काम करने के लिए, किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो मेथड से काम कर सकता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंस, यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जाता है वो एक साइंस बेस्ड रहता है, ठीक है। नॉट रूल ऑफ थम, ये नहीं कि जिसकी जो मना रही है वो अपने हिसाब से कर रहा है, एक तरीके से साइंटिफिक मेथड से इसमें निश्चित किया जाता है, काम को बेस्ट वे से किया जाता है जॉब को। तीसरा है मॉनिटर वर्कर परफॉर्मेंस, जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो कार्य कर रहे हैं उसका मॉनिटर किया जाता है। एसेस यूर वर्कर, अपने वर्कर्स को एसेस किया जाता है, एफिशिएंसी उनकी कार्यक्षमता को, उनकी प्रोडक्टिविटी को एसेस किया जाता है। एंड प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन, और जब वो काम कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा उनकी स्किल को इन्हांस करने के लिए और ज़्यादा उनको निर्देश दिया जाता है। व्हेन नेसेसरी टू गारंटी, और उनको क्या किया जाता है, जो एक गारंटी दे आर द वर्किंग प्रोडक्टिविटी, कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को और इन्हांस कर सके, ये सब बताया जाता है। चौथा है कि प्रॉपरली डिवाइड द वर्कलोड बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं प्रॉपरली डिवाइडेड द वर्कलोड बिटवीन द मैनेजर हैं और जो वर्कर हैं उनके बीच में प्रॉपर रूप से एक जो कार्य है उसको वर्कलोड को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मैनेजर शुड प्लान एंड ट्रेन, जो मैनेजर हैं उनको प्लान एंड ट्रेन, वाइल वर्कर शुड इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव बीन ट्रेन टू डू, उनको कार्य को डिवाइड किया जाता है और जो मैनेजर हैं वो अच्छी तरह से उनसे काम लेते हैं। तो जो टेलर मेथड अगर हम देखें तो टेलर मेथड इसको हम शॉप मैनेजमेंट भी कहते हैं, टेलर मेथड को हम शॉप मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसका एक नाम ये भी है। अब टेलर के अनुसार प्रत्येक टास्कों को, जो भी उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि जो भी कोई कार्य है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया जाए और हर टास्क के लिए उसने समय निश्चित कर दिया, स्टॉप वॉच, यानी कि एक समय निश्चित कर दिया, इस समय पे उस कार्य को कंप्लीट होना है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो वर्कर्स थे उनकी कार्यक्षमता, मतलब एक समय बांध दिया गया है तो उसमें वो उनकी कार्यक्षमता डेवलप हुई और जिससे कि उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, अब लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान जो दिया प्रॉफिट पे दिया। जो टेलरवाद है उन्होंने प्रॉफिट पे ध्यान दिया और उत्पादन क्षमता पर ध्यान दिया। उन्होंने वर्कर्स के या शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, अब वहाँ पे वर्कर्स नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए कुछ कार्य नहीं किया। तो अगर हम इसको देखें, अगर एक तरीके से आलोचना को देखें तो एक तरह से ये हो सकता है कि उन्होंने वेलबींग पे कोई कार्य नहीं किया, एक तरीके से अपनी प्रॉफिट के लिए। तो ये ज़्यादा बिजनेसमैन से ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा लाभ हुआ इससे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये टर्म भी समझ में आ गई होगी कि टेलरवाद क्या है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।